डीडी न्यूज़ हिमाचल की ओर से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का मैं कुलदीप हैरान हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है और आज इसी उपलक्ष्य पर आज उनके संदेशों की महत्ता और उनके बारे में शिमला में आए जब वो उनकी यात्राओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद है जिन्होंने महात्मा गांधी की शिमला में हुई यात्राओं के विवरण को पुस्तक में लिखा है। तो स्वागत करते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ संपादक विनोद भारद्वाज जी का, जो कि एक कुशल लेखक भी है। सर, आपका इस कार्यक्रम में आज की बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे दूरदर्शन ने बापूजी की जन्म जयंती पे मौका दिया, मैं इसके लिए दूरदर्शन का आभारी हूँ। और आज गांधी जी की जो जन्म जयंती है, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ये आज मनाई जा रही है और उनके संदेश आज भी प्रासंगिक है। इस पे आपसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन्हें सफल 10 वर्ष अगर कहें तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि महात्मा गांधी जी का शिमला में आगमन कब और कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। महात्मा गांधी जो है शिमला में स्वतंत्रता आंदोलन जब यहाँ भारत में शुरू हुआ तो 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए और 1915 से लेके उन्होंने 2-2.5 साल 3 साल देश के बारे में जाना और आम आदमी की बारे में उन्होंने अपने विचार, उन्होंने उनको नज़दीक से देखा और वो उनकी तरह जीने की उन्होंने कोशिश की। और वो फिर जब स्वतंत्रता आंदोलन जब आगे बढ़ा तो जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ तो गांधी जी ने सबसे पहले पंजाब का दौरा किया और उन्होंने वहाँ पर जलियांवाला बाग कांड में जो हुआ उसमें जो निहत्थे लोग मारे गए थे उसके बारे में उन्होंने वहाँ पर अमृतसर भी गए। और 1919 के बाद वो 1921 में जब लॉर्ड रीडिंग वायसराय भारत के बने तो वो पहली बार शिमला 1921 में आए। जी, इस दौरान जब गांधी जी शिमला आए तो उन्होंने इन यात्राओं में जो भी अनुभव किया, किस तरह का वृत्तांत शिमला के बारे में देखने को मिलता है? 1921 में जो उनकी मई माह में यात्रा थी वो 7 दिन की उनकी यात्रा थी और लॉर्ड रीडिंग गांधी जी के विचारों को जानना चाहते थे। तो जब यहाँ आए तो वो बालिगंज स्थित शांति कुटीर में रहे और गांधी जी ने 7 दिन में वायसराय के साथ 11 बैठकें की और इस दौरान उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे उसमें सबसे पहले उन्होंने आर्य समाज मंदिर में महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने तिलक स्वराज फंड के बारे में भी आमजन महिलाओं को बताया और उन्हें महिलाओं ने सोना चांदी भी भेंट किया तिलक स्वराज फंड के लिए। दूसरा था कि उन्होंने उस दौरान, क्योंकि खिलाफत जो आंदोलन था वो अपनी चरम सीमा पर था, खिलाफत आंदोलन के बारे में वो अली बंधून के साथ आए थे तो उन्होंने ईदगाह मैदान जो शिमला थी वहाँ पर एक बहुत भारी जनसभा को संबोधित किया था जिसमें 15,000 लोग सम्मिलित हुए थे। जी, और कुल कितनी बार महात्मा गांधी शिमला आए थे और क्या उस वक्त का जो इसके अलावा जो राजनीतिक वर्णन या यूं कहे कि पराधीन भारत का पराधीन राजधानी जो शिमला थी उसका किस तरह का वर्णन वो करते हैं? गांधी जी ने 1921 में जब आए थे तो जब शिमला को उन्होंने देखा तो उसके ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा और उसका शीर्षक था 500वीं मंजिल। और 500वीं मंजिल वाला जो शीर्षक से उन्होंने नवजीवन में गुजराती में आर्टिकल लिखा, उन्होंने यहाँ की स्थिति, यहाँ पर जल की समस्या, यहाँ पर पहाड़ों में और दुश्वारियाँ और यहाँ लोगों के रहने की कठिनाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी उस लेख में लिखी। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि एक लोटा पानी उपयोग करने में भी यहाँ पर शर्म आती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो राजपाट है वो अंग्रेज़ों ने 500वीं मंजिल से चला रखा है, उसे हमें धरातल पर लाना है ताकि हम समदृष्टि और लोगों के बारे में उनको भी पता लग सके कि भी जो राज है वो आम जन के लिए है। और उन्होंने ऐसा ही कहा जैसे कि एक बैंगी में रामेश्वरम तक गंगा जल ले जाना है और उसकी कीमत क्या पड़ेगी वो तो ग्राहक ही जान सकता है। इसलिए वो बिल्कुल इस बात से वो खुश नहीं थे कि वही राजपाट जो है वो शिमला से अंग्रेज चला रहे। आपने कहा 500वीं मंजिल महात्मा गांधी जी ने शिमला को कहा,
तो ये 500वीं मंजिल कहने के पीछे क्या कारण है? 500वीं मंजिल कहने के पीछे जो गांधी जी का तात्पर्य था वो ये था कि जिस प्रकार एक व्यापारी मुंबई में या मुंबई आज जो है मुंबई है, पहले मुंबई थी, वहाँ से अपनी दुकान नहीं चला सकता और उसके पास कोई ग्राहक नहीं जाता है, और जैसे 3 करोड़ कुपोषित बच्चे हैं देश में, गरीबी है, भूखमरी है, अकाल है, उसके बारे में अंग्रेज 500वीं मंजिल पे बैठ के जिस प्रकार कोई दुकान नहीं चला सकता, उस प्रकार यहाँ से राजपाट भी नहीं चला सकता। उन्होंने कहा चाहे वो देशी पाठ हो या विदेशी, हमें इनको धरातल मंजिल पर लाना ही होगा, गांधी ने ये कहा था। जिस तरह से आज हमने विषय जो हमने चयन किया है, जिस विषय का विषय है कि शिमला से बापू का संदेश, तो शिमला से बापू ने क्या संदेश दिया था और उस संदेश की क्या प्रासंगिकता आज भी है? गांधी जी ने शिमला में आके कोई एक पर्यटक के रूप में तो आए नहीं, वो स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में ही अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए आते थे। तो जब यहाँ पर आते थे तो उनके हर यात्रा में कोई ना कोई संदेश छिपाए। जैसे 1921 में जब उन्होंने अपनी ईदगाह में जनसभा संबोधित किया तो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी उसके बारे में, सद्भाव के बारे में बात की, खादी के बारे में बात की और आपसी सहयोग के बारे में बात की। हम स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि जब तक हम एक दूसरे से भय करते रहेंगे, अगर पठान पंजाबी से डरेगा या सिख से डरेगा या फिर ईसाई किसी से और से डरेगा, हिंदू मुस्लिम से डरेगा, तो हम स्वराज प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने 1931 में जो रिज मैदान पे अपनी जनसभा को संबोधित किया था, उसमें भी उन्होंने यही संदेश दिया था कि आपसी एकता है और हम आपसी एकता के माध्यम से ही स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। और उनके जो 1945 और 1946 की जो यात्राएं थी, उस दौरान उन्होंने प्रार्थना सभाएं का आयोजन नियमित तौर पे किया। तो वो 1945 में राजकुमारी अमृत कौर के निवास जो मैनर विला में रहे, जो समर हिल में स्थित है, और 46 में चैडविक हाउस में रहे। तो इन दोनों ही स्थानों पर उन्होंने प्रार्थना सभाएं की। उनमें उनके संदेश बहुत बहुत प्रासंगिक है आज के। उन्होंने स्वच्छता, खादी, अनुशासन, भ्रष्टाचार इसके ऊपर बोला, जो कि यहाँ की आम जनता को गांधी जी के विचारों को सुनने का मौका मिला। स्वच्छता पर गांधी जी का संदेश क्या रहा, किस तरह से लोगों ने उस संदेश को देखा, और उस स्वच्छता के संदेश को जिस तरह से आज जो है वर्तमान केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, स्वच्छता के संदेश को लेकर वर्ष 2014 के बाद जिस तरह से इन्होंने स्वच्छता पर अभियान मोड में जो है, मिशन मोड में है पूरे देश भर में, कुछ बदलाव, सकारात्मक बदलाव जो देश भर के सामने हैं, उनकी प्रासंगिकता के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, आपके विचार उस पर जानना चाहूँगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो स्वच्छता है इसे एक मिशन बनाया गया और गांधी जी के चश्मे का इसमें एक अहम किरदार है, तो उस पर कुछ बताने की कोशिश करें। गांधी जी स्वच्छता को प्रभु के नज़दीक मानते थे, सबसे ज़्यादा स्वच्छता में ही भगवान वास करता है। और स्वच्छता के बारे में गांधी जी ने इसके बारे में 1921 में लेख लिखा था। उसमें लिखा था प्राकृतिक रूप से ये सुंदर जगह है, पर सुंदरता के साथ साथ अंग्रेज़ों के जो घर थे उनमें तो शौचालय थे और बाकी जो आम जन रहते थे, जैसे 1921 में अगर 3000 अंग्रेज थे तो 31,000 हिंदुस्तानी थे। तो उनके जो थी, उनके शौचालय ड्राई थे, शुष्क शौचालय थे। उसकी स्वच्छता के बारे में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये चीज़ें स्वच्छता अपनाई जानी चाहिए। पर जब 1946 में गांधी जी से यहाँ वाइस रीगल लॉज, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, उसके पास एक बस्ती के लोग मिलने आए कि गांधी जी हमारी मलिन बस्ती का भी कुछ संज्ञान लिया जाए। तो गांधी जी ने तो असमर्थता बताई कि वो जा नहीं सकते थे उस बस्ती में। उन्होंने खान अब्दुल गफ़ार खान को ये भेजा कि आप वहाँ से रिपोर्ट लेके आएँ। तो उन्होंने जब गांधी जी को रिपोर्ट सौंपी, उसमें बोला कि वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है और सफाई, गंदी बस्ती है। तो गांधी जी ने 12 मई सन 1946 में जो प्रार्थना सभा हुई, उसमें स्वच्छता के बारे में ये कहा कि शिमला में वैसे सुंदर है, अंग्रेज़ों ने इतनी बड़ी कोठियाँ बना रखी हैं, लेकिन जो मलिन बस्तियाँ हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इसके बारे में तत्कालीन नगर निगम और यहाँ के प्रबुद्ध जनों को बीड़ा उठाना चाहिए और स्वच्छता का ये अभियान चलाना चाहिए। तो जैसा कि आपने भी बताया
कि स्वच्छता के लिए जो मिशन चला है उसके आज 10 साल पूरे हो गए हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। देश में स्वच्छता का संदेश गया है और पहाड़ तो स्वच्छ हुए ही हैं। और गांधी जी ने जो 123 साल पहले स्वच्छता के बारे में या 1940 के में भी बात की थी, वो भी आज प्रासंगिक लगती है कि भाई आज भी हमारे साथ गांधी खड़े नजर आते हैं। जी, अगर उनके मूल सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं या पढ़ते हैं तो सत्य और अहिंसा पर ही ज़्यादातर दर्शन पढ़ा और पढ़ाया जाता है। पिछले 10 साल छोड़ करके अगर हम बात करें तो सत्य और अहिंसा पर ही महात्मा गांधी का दर्शन आधारित रहा पाठ्यक्रमों में। लेकिन स्वच्छता का एक नया अध्याय जोड़कर और इन सभी पुरानिक तथ्यों को, चाहे वो उनके अफ्रीका में प्रवास के दौरान की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं या फिर थ्रू आउट कंट्री अगर हम कहीं की भी बात करें, तो उन्होंने स्वच्छता का हर जगह पर जाकर के एक संदेश दिया। एक लेख मैं पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि पाश्चात्य देशों से भारत को ये सीखने की ज़रूरत है कि साफ सुथरा परिवेश कैसा रहे। तो इस बारे में महात्मा गांधी का ये जो दर्शन है, ये जो विचार है, जो कि जिस तरह से हम आज देख रहे हैं 155वीं जयंती पर आज हम ये कह पा रहे हैं कि हमारे आसपास का जो परिवेश है, जो माहौल है, हमारा जो समाज है, वो स्वच्छता की ओर जा रहा है। तो इस भूमिका में कहीं ना कहीं 155 साल लगना, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांधी जी का जो जीवन था वो सत्य, अहिंसा और शांति के आदर्शों पे आधारित था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी रहते हुए टॉलस्टॉय अपने जो आश्रम था वहाँ पर भी स्वच्छता, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को हर काम करना जरूरी है और अपनी सफाई के बारे में उसको वो खुद अपना पखाना साफ करने में रहते थे। चाहे वो साबरमती में आए, चाहे वो वार्धा में पवनार आश्रम में आए, तो गांधी जी ने इस अपने जो उन्होंने प्रैक्टिकल चीज बात की, उन्होंने कोई वैचारिक और ये लिख के नहीं ये किया कि ये ऑर्डर की वजह से नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया। तो इसमें सबसे बड़ा उनका एक वृत्तांत है कि जब 1939 में धामी गोली कांड जो धामी में हुआ, उसके लोग गांधी जी से मिलने नई दिल्ली गए, तो राजकुमारी अमृत कौर के साथ सीताराम जी और पंडित सीताराम जी और कुछ लोग, भास्करानंद जी दिल्ली गए। तो गांधी जी से उन्हें मिलने का जो समय था 1939 में, वो 2 बजे का था। तो जब वो पहुंच गए वहाँ पर तो पता लगा कि गांधी जी तो अभी मलिन बस्ती की सफाई में गए हुए हैं और अपना पखाना साफ़ कर रहे हैं। तो फिर आए, उन्होंने आके पहले पखाना साफ़ किया, फिर आए बैठे और उनसे धामी गोलीकांड के जो व्यक्ति मिलने गए थे, राजकुमारी अमृत, सारी बात को सुना और उन्हें फिर चिट्ठी लिख के दी कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलें और इस बारे में आगे बात करें। तो जो पंडित सीताराम जी थे, उन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने मतलब पहले ये स्वच्छता को प्राथमिकता दी और फिर हमारी बात की, और वैसा ही एक वृत्तांत ऐसा है। YL शर्मा जी जो यूनिवर्सिटी से डिप्टी रजिस्ट्रार सेवानिवृत्त हुए, वो शिमला में और रहते हैं। तो वो अपने पिताजी के साथ 1946 में चैडविक हाउस के प्रांगण में गांधी जी की प्रार्थना सभा को सुनने के लिए गए। तो 6-7 साल की उनकी उम्र थी। तो जब वो YL शर्मा जी ने देखा कि गांधी जी सबसे पहले जो आए प्रार्थना सभा से, उससे पहले वो पखाना साफ करने के लिए गए, शौचालय साफ करने, फिर आके वो आए, उन्होंने संदेश दिया। तो उस संदेश के बाद उस बाल मन पे स्वच्छता का इतना प्रभाव पड़ा कि जब वो बड़े हुए तो शिमला में एक हड़ताल हो गई सफाई कर्मचारियों की, ड्राई लैट्रिन्स होती थी उसमें, अब घरों में तो व्यवस्था खराब होनी थी। तो उस बच्चे के बाल मन में शर्मा जी के ये था कि जब गांधी जी अपना काम स्वयं कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने खुद झाड़ू उठाया, घर अपने शौचालय की सफाई की। तो ये संदेश जब एक बच्चे के मन में पड़ सकता है, और जो गांधी जी का चश्मा 10 साल पहले हमने स्वच्छता में यूज़ किया, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हमने जो स्वच्छता का जो संदेश है वो उनके चश्मे के माध्यम से सफल किया है। ये मेरा ये ऐसा मानना है। जी बिल्कुल सर, ये काफ़ी प्रेरक प्रसंग है उनके जीवन का कि वो अपने साफ़ सफाई, अपने आसपास साफ़ सफाई रखना और देखना पसंद करते थे। इसके अलावा अगर हम शिमला में उनकी यात्राओं की जब बात करते हैं, तक जब आपने कहा कि 10 बार उनका आना शिमला में हुआ है, तो इसके अलावा उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या लिखा है? किस तरह की यहाँ पर कुरीतियाँ थी जिसके बारे में वो लिखते हैं, किस तरह का वर्णन उन्होंने किया है? गांधी जी जो थे वो मतलब उन्होंने
मतलब व्यापक उनका दृष्टिकोण था हर चीज़ के ऊपर। तो 1921 में वो एक बारी आए थे, 31 में 3 बारी, 39 में 2 बारी, 40 में 2 बार, 45 में 1 बार और 46 में 1 बार आए थे। तो गांधी जी ने यहीं तक नहीं छोड़ा अपना, उनका पत्राचार भी यहाँ के लोगों के साथ चलता रहता था। तो एक पत्राचार में शिमला के एक नागरिक ने उनसे पूछा कि क्या आप भी अपना एक संप्रदाय बनाएंगे, गांधी जी का कोई अपना संप्रदाय होगा। तो गांधी जी ने कहा ये बिल्कुल गलत है। तो मैं पब्लिक अपॉलॉजी में ये कहता हूँ कि मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, मेरा तो एक मानवता का संदेश है। तो जो उन्होंने अपने जीवन में इस बात को नकार दिया था कि गांधी मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो अपने छोटे छोटे कामों से ही जाना जाता हूँ और मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो इस संदेश को उन्होंने आम जन तक पहुँचाया। जैसे आज दुनिया में अशांति है, उनका शांति का संदेश प्रासंगिक है। जैसे आपस की आजकल संप्रदायों के बीच में घृणा है, उसमें भी उनका संदेश है। स्वच्छता का संदेश में तो आपने जैसे बताया वो है ही है। उनका खादी का संदेश भी है। तो जो पिछले 10 सालों में जो ऐसे गांधी जी ने खादी के ऊपर जो काम किया था, विलेज इंडस्ट्री के लिए काम किया था, ग्राम उत्थान का जो काम किया था, स्वराज का जो काम किया था, उसको भी केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया है। और उसको बढ़ाते हुए खादी के, जैसे आपको मालूम ही है कि उसकी बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। अब लोग खादी पहनने लगे हैं और इससे छोटे कुटीर उद्योगों को भी मिला है, कई सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। जब तक ग्रामीण क्षेत्र में उन्नति नहीं होगी तब तक देश उन्नत नहीं हो सकता। ये गांधी जी का संदेश था और रहेगा। जी बिल्कुल। उनके संदेशों की ही प्रासंगिकता की हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की ही बात नहीं है, अभी तो दुनिया भर में गांधी जी को उनके विचारों, उनके दर्शन के लिए जाना जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि देश में ही ऐसा माहौल है कि उन्हीं के विचारों को कटाक्ष किया जाता है, कई प्रकार के भद्दे टिप्पणियां की जाती हैं। लेकिन अगर एक वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शांति का उनका संदेश और सत्य और अहिंसा की उनके जो विचार थे, वो क्या आज के इस दौर में भी फिट हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये प्रासंगिक है जी। जैसे कि आजकल विश्व स्तर पर 2-3 लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसमें कि असंख्य लोग रोज़ ही मर रहे हैं। तो गांधी जी कहीं हमें खड़े नज़र आते हैं कि अगर गांधी जी जैसा व्यक्तित्व कोई आए, वो इस चीज़ को अहिंसा जो है उसके ऊपर है। अंतिम बातचीत से ही शांति संभव है ना। तो गांधी जी अभी भी जिंदा नज़र आते हैं, वो हमारे बीच खड़े नज़र आते हैं और गांधी जी के ही संदेश से हम विश्व कल्याण कर सकते हैं, मानवता का कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा उन्होंने जो 20वीं सदी में एटम बम भी का भी आविष्कार हुआ, पर गांधी जी ने जिस हथियार का आविष्कार किया वो ऐसा हथियार था अहिंसा का और सत्याग्रह का। वो दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने हथियार बनाया था, वो आज एटम बम से भी बड़ा है जी। हाँ जी। तो आप ये कहें कि गांधी का संदेश बिल्कुल प्रासंगिक है, किसी भी, चाहे वो ग्राम उत्थान हो, चाहे वो देश का उत्थान हो, चाहे शांति हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे खादी हो, या फिर भ्रष्टाचार उन्मूलन हो, सांप्रदायिकता हो, सद्भाव हो, इस सब चीज़ों में जो है गांधी जी हमें अब खड़े नज़र आते हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल। आपकी बातों में एक बात का जिक्र जो है बार बार आ रहा है, वो है प्रार्थना सभा। तो ये प्रार्थना सभा क्या चीज़ है और उस वक्त की ये जो प्रार्थना सभा थी इसमें किस तरह की गतिविधियाँ होती? गांधी जी की जो प्रार्थना सभा थी 1945 और 1946 के बीच हुई। तो जैसे वो 1945 में लगभग 21-22 दिन शिमला रहे और 46 में वो 13 दिन रहे। तो जो राजकुमारी अमृत कौर का घर था मैनर विला, उसमें वो निवास था, उसके प्रांगण में वो प्रार्थना सभाएं करते थे और शाम को उसमें भजन और गांधी दर्शन और इसके ऊपर विचार अपने रखते थे। और गांधी जी के साथ साथ जो उनके साथ नेता भी आए होते, जैसे अब्दुल गफ्फार खान हैं और कृपलानी हैं, वो भी अपने विचार रखते थे। तो इन विचारों से यहाँ की आम जन को गांधी जी के विचारों को जानने और समझने का मौका मिला और इन्हीं विचारों को यहाँ की जनमानस ने गांव-गांव तक पहुँचाया और इन्हीं विचारों को आगे लेके प्रजामंडल में इसको गति मिली और हिमाचल के गठन में भी शिमला का केंद्र राजनीतिक होने
का कारण यहाँ पर लोगों में लोगों को देश की उस टाइम कोई ऐसे मीडिया तो था नहीं कुछ जहाँ से संचार जा सकते, तो व्यक्ति से व्यक्ति को जो संदेश पहुँचा, और जो शिमला में काम करने वाले लोग थे, चाहे वो क्लर्क थे, चाहे अफसर थे, चाहे वो छोटे माली थे या छोटे कर्मचारी थे, उन्होंने गांव-गांव जाके गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के संदेश को पहुंचाया। और फिर जो राजाओं के विरुद्ध लोग इकट्ठा हुए, जिससे कि हिमाचल का गठन हुआ, और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बनने में भी गांधी जी की जो यात्राएं थी और राजनेताओं की जो बीच शिमला की यात्राएं थी, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। यानी कि हिमाचल के गठन में भी उनकी यात्राओं और उनके विचारों का प्रभाव पड़ा। हाँ जी। अगर ये कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश, उस दौर के हिमाचल की, जाहिर है कि आज़ादी से पूर्व तो ये पंजाब का ही एक अंग माना जाता रहा होगा, उस दौर की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के आंदोलन में जिस तरह से महात्मा गांधी पूरे देश में यात्राएं करते रहे और लोगों को एकजुट करते रहे, तो क्या हिमाचल से उनके साथ कोई ऐसा विशेष जुड़ाव रहा, कोई व्यक्तित्व रहे जो प्रदेश से भी उनके साथ इस आंदोलन में आगे आए और उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी कोई अहम भूमिका निभाई? गांधी जी के बहुत अनुयायी थे, शिमला में भी थे, और जैसे 1931 में जो फर ग्रुप में रहे थे, राय बहादुर मोहनलाल जी उनके बहुत बड़े अनुयायी थे। और राय बहादुर मोहनलाल जी ने गांधी तिलक स्वराज फंड के लिए 10,000 रुपये का उस टाइम दान दिया था, और उनके घर में एट होम भी हुई थी लोअर बाजार में। बाद में उन्होंने फर ग्रुप घर खरीदा। उसके बाद जो गांधी जी के सबसे बड़े अनुयायी थे वो स्टोक्स थे, सत्यानंद स्टोक्स थे, और गांधी जी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। और वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1921 में, उसमें मैनिफेस्टो में भी उन्होंने हस्ताक्षर किए। और हिमाचल तो उस टाइम नहीं था, रियासतें छोटी छोटी थी, तो गांधी जी और स्टोक्स की आपसी तालमेल से भी पहाड़ों से बेगार प्रथा को समाप्त करने में भी हमें एक मौका मिला। और गांधी जी ने स्टोक्स को कोटगढ़ में रहते हुए बहुत अनेक पत्र लिखे, और स्टोक्स की मित्रता इतनी थी कि गांधी जी को उन्होंने, जब उनके बगीचे में 1925 में सेब पैदा हुआ, तो 2 सेब की पेटियां भी अहमदाबाद भेजी, जो गांधी जी ने खाई, और उसकी चिट्ठी भी लिखी कि भाई ये जो मुझे सेब भेजा है इसका धन्यवाद भी किया। तो गांधी जी के उसके बाद माशे तीर्थराम जी थे, कांगड़ा से थे, और बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कि कांगड़ा जनपद में पहाड़ों में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। और कांशीराम जी थे, उन्होंने मतलब जिन्हें पहाड़ी गांधी कहा जाता था, बहुत गांधी जी के नाम। तो गांधी जी का पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा उनके दर्शन का बहुत मतलब प्रभाव पड़ा, और गांधी जी को उन्होंने, और ऐसी भी बात है कि सिरमौर में पांवटा साहिब में 2 मंदिर भी गांधी जी के नाम पे बनाए गए थे। उनके बाद 1900 जब उनके देहांत हो गया, उसके बाद 2 मंदिर भी गांधी जी के नाम पे बनाए गए थे पांवटा जनपद में। तो गांधी जी का प्रभाव बहुत था, गांधी जी के आदर्शों को मानने वालों की फहरिस्त बहुत ज़्यादा थी, और वो ऐसा सोचते कि जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई है वो हमारा आदर्श ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में जागृति और पहाड़ों में राजनीतिक जो बयार थी वो बहने में गांधी जी का संदेश बहुत ही प्रासंगिक रहा। जी, और उस पर ये आपने एक बहुत ही रोचक तथ्य हमें बताया कि गांधी जी को शिमला का सेब भाया था। शिमला का सेब भाया था। देखो स्टोक्स ने क्योंकि उनसे जुड़े रहे, पत्राचार उनका रहा। 1939 में भी जब विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तो स्टोक्स ने गांधी जी को, पंडित नेहरू को, और क्या था, सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा बहुत बड़ा कि भाई इस विश्व युद्ध में हमें किसका साथ देना चाहिए और उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्ति में आसानी होगी। तो गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा था। गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उस पत्र का उत्तर स्टोक्स को दिया था, पर सुभाष चंद्र बोस जी से उत्तर नहीं आया था। तो आज भी वो इतिहास की किताबों में वो पत्र मिलते हैं और गांधी जी का जवाब भी उसमें मिलता है। तो बहुत घनिष्ठता रही। और सबसे बड़ी बात थी जब 1946 में 14 मई को गांधी जी अंतिम बार यहाँ से शिमला से गए थे, उसी दिन प्रातः सत्यानंद स्टोक्स जी का देहांत हुआ था रिपन अस्पताल में। तो ये भी देखो क्या सहयोग था कि दोनों मित्र
ऐसे थे। वो स्टोक्स जो थे वो कोटगढ़ से शिमला में कैबिनेट मिशन की क्या स्थिति चल रही है इस बारे में आए थे, पर वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो उन्हें एडमिट करना पड़ा रिपन हॉस्पिटल में, तो उनका देहांत हो गया। तो वो अपने अनन्य मित्र से नहीं मिल पाए, पर जो उन्होंने जीवन पर्यंत 40 साल स्टोक्स और उनकी घनिष्ठता रही, आज भी वो पूरा इतिहास में दर्ज है। और वो इतिहास की किताबों में उनका उल्लेख मिलता है कि गांधी जी के संपर्क में आने से स्टोक्स ने काम किए और पहाड़ों में जागृति लाई, और पहाड़ जो हैं आज स्वतंत्रता तो है, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्टोक्स का योगदान बहुत बड़ा है। और स्टोक्स को प्रेरणा दी है महात्मा गांधी जी। हाँ जी, जी हाँ। काफ़ी बेहतरीन सर। अगर हम विस्तार से इस बारे में जानना चाहें तो आपकी पुस्तक जो गांधी इन शिमला जिसका टाइटल है, तो उस किताब को लिखने के लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली और कितना समय लगा आपको ये सब जानकारियाँ एकत्रित करने में? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कार्य करते हुए मुझे 2018 में गांधी जी पे एक पत्रिका निकालने हिमप्रस्थ का मौका मिला, जिसमें गांधी जी की यात्राओं का बहुत विस्तृत विवरण नहीं था, पर उनके अनुयायी कौन थे, गांधी जी कब कब आए, तो इस पे मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद सेवानिवृत्ति उपरांत मैंने सोचा कि भी क्योंकि कोविड हो गया, फिर कोविड में कहीं आना जाना नहीं था, तो एक प्रेरणा मिली और मुझे परिवार से भी प्रेरणा मिली कि मैं एक किताब लिखूं। तो मैंने गांधी इन शिमला लिखनी चाहिए, और इसकी जानकारियां सही नहीं थी कुछ जगह शिमला में, जैसे कि रिज मैदान पे जो पट्टिकाएं थी उसमें गांधी जी की 8 यात्राओं का वृत्तांत था, जबकि 10 यात्राएं थी। तो इससे प्रेरणा मिलते मिलते मुझे ये किताब लिखने का मौका मिला। तो इसमें पृष्ठभूमि में शिमला कैसे बना, शिमला का इतिहास क्या था, फिर गांधी जी के कदम कब पड़े। तो ये 222 पेज की पुस्तक है। इसे भाषा एवं संस्कृति विभाग के राज्य संग्रहालय ने प्रकाशित किया है, और इस दस्तावेज को निकालते हुए गांधी जी से संबंधित अनेक जानकारियां मिली कि कैसे उनके अनुयायी थे और कौन कहते गांधी जी को, शिमला के बारे में उनके विचार क्या थे, वो अपनी नज़रों से ये इस अंग्रेज़ों की ग्रीष्मकालीन राजनीति को, राजधानी को कैसे देखते थे। इन सब विषयों पे जो थे वो मैंने इसका संकलन किया और मुझे ये किताब लिखने का मौका मिला। जी, माफ़ी चाहेंगे सर, समय की हमारे पास कमी है और आपने इस खास दिन पर हमारे छोटे से आमंत्रण पर आकर के हमारे दर्शकों के साथ ये तमाम जो है ऐतिहासिक जानकारी साझा की, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है आज की बात के इस अंक से आपको ज़रूर महात्मा गांधी जी के यात्राओं और उनके वृत्तांतों और उनके विचारों के बारे में जानने को मिला होगा, और आशा करते हैं कि स्वच्छता के प्रति उनके विचारों को आप अपने जीवन और अपने परिवार और परिवेश में ज़रूर अपनाएंगे। इसी संदेश के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।